Children, in the last class, we have focused completely on dot product. हमने डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ सीखा और जाना. आज हम फोकस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट पर, और वो भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से. देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है जिस पर हम इस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे. ये रॉड यहाँ से हिंज्ड है, तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगी इस पर, और फोर्स की डायरेक्शन तुम देख सकते हो कि 90 डिग्री पर है रॉड से, इस तरह से, तो ये रॉड घूमेगी. तो ये हिंज से जिस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रही हूँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वहाँ तक की पोजीशन को, किसे, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द हिंज इज कॉल्ड वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर. और जब हम इस ए फोर्स लगाएंगे तो ये घूमता है. इसका मतलब कि मेरा फोर्स इस पर एक टॉर्क लगा रहा है और इसे घुमा रहा है. टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर. तो अगर तुम देखो तो मेरे फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो मैंने यहाँ एक एरो अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, एक एरो फोर्स को रिप्रेजेंट करता हुआ बनाया है. और अब हम आर क्रॉस एफ को लेकर वेक्टर प्रोडक्ट के सारे पॉइंट्स समझेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये किधर की ओर मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अब हम देखेंगे कि इस पोजीशन वेक्टर और इस फोर्स के बीच में एंगल क्या है. तो क्या सबको ये दिख पा रहा है बेटा कि ये एंगल 90 डिग्री है. और अब हम देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर एफ, पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स वेक्टर एफ के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी. और अब हम राइट हैंड का यूज करेंगे जो हम पिछली बार सीख चुके हैं. सो चिल्ड्रन, स्ट्रेच योर राइट हैंड completely and now curl your fingers in the direction of force. See the yellow arrow and my curled fingers, they are in same direction. So first I put my palm in the direction of this R and then I will curl my fingers in the direction of the arrow in which the force is, and then observe the direction of thumb. Thumb is in upward direction and thumb is also making angle 90 with the R also and with the F also. So thumb is the direction of torque which is making angle 90 with the R vector also, with the R vector also and with the F vector also. Can you see this whole concept? So R cross F is in the direction of thumb, and that is why this vector, like torque, like angular momentum, like angular displacement, they are called axial vectors. क्योंकि ये vectors उस plane के perpendicular हैं जिस plane में वो दोनों वेक्टर हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये वेक्टर हैं. ठीक है. So children, this is vector R, this is vector F which is perpendicular to vector R, and this is our vector tau, that is torque. Children, we are going to understand everything about vector product. If product of two vectors result into a vector, then product is called vector or cross product. ये हम जान चुके हैं. If we apply a force F on a rod at position R, then from its one end which is hinged and we rotate it in anti-clockwise direction, then torque can be written as vector R cross vector F, right? अब R cross F को कैसे expand करेंगे? Magnitude of R, magnitude of F, sin theta where theta is angle between R and F. और साथ में ये एक वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर है क्योंकि ये तो पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड दे रहा है टॉर्क का, तो टॉर्क का डायरेक्शन इससे मिलेगा. अब अगर हमें पिछली बार का याद हो कि हमने R क्रॉस F की परपेंडिकुलर टॉर्क वेक्टर को दिखाया था,
तो बेटा एन की डायरेक्शन क्या होगी, इस वेक्टर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो ही टॉर्क की डायरेक्शन है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का पहला पॉइंट, हमारा केस कैसा है जिसमें दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, यानी थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन डॉट से दिखा रहे हैं, एक तो ये बात रिकॉल करो, और दूसरी बात कि एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 90, सो साइन 90 विल बी 1 एंड साइन 90 इज 1 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू 1 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें क्या समझ आया कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वैल्यू रखेगा। क्या ये बात पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री हैं, जैसे इस केस में, तो इस केस में एफ के आर के 90 डिग्री होने पर हम मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 1 ही साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि अगर ए और बी पैरेलल हैं, यानी थीटा उनके बीच का एंगल 0 है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 0, और साथ में आप यूनिट वेक्टर रख लो। तो साइन 0 के 0 होते ही ये पूरा का पूरा राइट साइड 0 हो गया। मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब इसका हमें कमाल का यूज़ मिलता है जब हम किसी वेक्टर को खुद से उसके क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अगर हम ए को ए से ही क्रॉस प्रोडक्ट करें तो दोनों वेक्टर्स एक ही हैं, तो वो अपने से तो वेक्टर 0 एंगल ही बना रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 0 एंड यूनिट वेक्टर एन, ए क्रॉस ए इज 0। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर कोई वेक्टर खुद से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इसका फ़ायदा हमको कहाँ मिलेगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब 0। तो डॉट प्रोडक्ट पे ध्यान करो बेटा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के 1 हो रहा था। वहाँ 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है, तब प्रोडक्ट 0 हो रहा था। जैसे आई डॉट जे डॉट जे, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, उसकी वैल्यू 0 थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टर्म में साइन है, तो जैसे ही दोनों के बीच का एंगल 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो अगर हमको कभी भी क्वेश्चन में, जो कि बहुत पॉपुलर सवाल है, प्रूव करना पड़े कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमें क्या करना होगा, उनके क्रॉस प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर दो। और रिकॉल करो, अगर हमें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा तो उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर दो। अब वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है जैसे कि डॉट प्रोडक्ट होता है। a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बल्कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, क्योंकि a क्रॉस b की डायरेक्शन अगर इस पेपर पे परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगी तो b क्रॉस a की डायरेक्शन इस पेपर पे परपेंडिकुलर पर मूविंग इनसाइड द पेपर होगी। अब आ जाओ इस मेन पॉइंट पर। वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं अगर आप a क्रॉस b प्लस c लिखते हैं, और कहीं मैथमेटिकल स्टेप आपको ऐसा मिलता है तो आप आराम से ब्रैकेट खोलकर a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c कर सकते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट a का दोनों टर्म से ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आई, जे और के, इनको हमने एक सीक्वेंस में लिखा। देखो, मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज लिखा, ठीक है। अब आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे होगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है, और एक यूनिट वेक्टर एन। एन की डायरेक्शन क्या होगी, जो कि एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर हो, और तुम्हें पता है कि एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है। तो आई क्रॉस जे इज 1 इंटू 1 इंटू 1, और ये डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, मतलब आई क्रॉस जे इज नथिंग बट के कैप।
तो अब इस सीक्वेंस को समझो, आई क्रॉस जे, ठीक है, जे यानी मेरी फिंगर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यू कैन सी थंब इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब आई क्रॉस जे का जो भी प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, वो हमने देख लिया है, और उसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। अब आई क्रॉस जे के बाद हम लोग सीक्वेंस बदल कर देते हैं जे क्रॉस के। अब ध्यान से देखना बेटा कि मैं अपने राइट हैंड को कैसे यूज़ कर रही हूँ। मुझे क्या करना है, जे क्रॉस के की डायरेक्शन पता करनी है, क्योंकि जे क्रॉस के का मैग्नीट्यूड 1 है। जे, देखो मेरा पाम वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये जे क्रॉस के। मेरी फिंगर्स जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर है तो मेरा स्ट्रेच्ड थंब देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। सबको दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरा थंब है। जे क्रॉस के इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज प्लस एक्स डायरेक्शन। तो जे क्रॉस के विल बी आई कैप। और अब तीसरा कॉम्बिनेशन बचा के क्रॉस आई। देखो मैंने अपना जो राइट हैंड है अब वो के अलॉन्ग रखा है, और मेरी फिंगर्स आई के अलॉन्ग जाएंगी, के क्रॉस आई। तो सब मेरे हाथ को, राइट हैंड के मूवमेंट को ठीक से देखेंगे। के यानी अलॉन्ग जेड एक्सिस, और क्रॉस आई, मेरी फिंगर्स पैरेलल हो गई जेड एक्स एक्सिस के। तो जो मेरा स्ट्रेच्ड थंब है वो हो गया अलॉन्ग वाई एक्सिस। के क्रॉस आई इज अलॉन्ग प्लस वाई एक्सिस, ठीक। तो अब सीक्वेंस देखो, हमारा था आई क्रॉस जे, वो था प्लस के, फिर जे क्रॉस के, वो था प्लस आई, और फिर के क्रॉस आई, वो था प्लस जे। अब हम उल्टा चलते हैं, ठीक। हम आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। मैग्नीट्यूड ध्यान रखो, आई क्रॉस जे हो, जे क्रॉस के हो, कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, साइन 90 1। तो सिर्फ डायरेक्शन वाला जो वेक्टर है वो ही रिजल्ट में बचता है। तो हमें मैग्नीट्यूड तो 1 ही रखना है, उसकी चिंता तो नहीं करनी है, लेकिन डायरेक्शन में अब हम एक एक करके बजाय आई जे के उल्टा चलते हैं। और अब हम देखेंगे जे क्रॉस आई, फिर आई क्रॉस के, और फिर के क्रॉस जे। तो अब आई क्रॉस जे की जगह मैं क्या कर रही हूँ, जे क्रॉस आई। तो देखो मेरे को अपने राइट हैंड को पहले जे के अलॉन्ग रखना पड़ा, और उसके बाद मैंने जे क्रॉस आई अपनी फिंगर्स आई की डायरेक्शन में कर दी, तो मेरा थंब ऑटोमेटिकली नीचे चला गया। यानी जे क्रॉस आई विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जेड एक्सिस, दैट इज माइनस के। इज इट क्लियर बेटा? So children, J cross I will be minus K, that is in downward direction. अब फिर से मेरे राइट हैंड मूवमेंट को ध्यान से देखिए। अब मैं इंस्टेड ऑफ K क्रॉस I क्रॉस K करूँगी, पिछली बार से उल्टा। I के अलॉन्ग मैंने अपना राइट हैंड रखा और फिंगर्स को K के अलॉन्ग कर्ल कर दिया, दैट इज प्लस J एक्सिस। तो मेरा थंब इस बार माइनस Y एक्सिस के अलॉन्ग है। दिस इज आई क्रॉस के इज माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। ये प्लस वाई एक्सिस था, ये माइनस वाई एक्सिस। और अब हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन रहा के क्रॉस जे। ये हमने राइट हैंड को के अलॉन्ग यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा, और उसके बाद अपनी फिंगर्स को हमने इस तरीके से के क्रॉस जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग फिंगर्स को मोड़ दिया। तो जो हमारी थंब है वो अब देखो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गई, क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस था और ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब हम इस सर्कल को याद रखेंगे। अगर हम इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आई क्रॉस जे विल बी के, जे क्रॉस के विल बी आई, और के क्रॉस आई विल बी जे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा चलेंगे, दैट इज आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई, और जे क्रॉस आई तो माइनस के। तो ये आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड किस तरीके से 1 इंटू 1 होता है, और सिर्फ डायरेक्शन बचता है। इससे और इस सीक्वेंस को हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में।
और अब आ जाते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। तो चलो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं तुम्हारी एक्सरसाइज न्यूटन फिजिक्स से, और वेक्टर ए इज 3i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर बी इज i माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि हमको ए क्रॉस बी कैसे निकालना है। आई थिंक कि अब डायरेक्शन में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए। सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें पहली जो रो है वो आई कैप, जे कैप और के कैप की होगी। उसके बाद जो पहला वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। फिर जो दूसरा वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। इसके बाद 3 स्टेप्स में इस डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप होगा जब हम प्लस आई कैप करेंगे, और जब प्लस आई कैप लिखेंगे तो देखो और ध्यान से देखना, आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम, अब इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। तो क्या बचा हमारे पास? ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। तो ध्यान से देखो, पहले कॉलम से शुरू करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब 2 इंटू 3 माइनस दिस टर्म इंटू दिस टर्म। फिर ध्यान से देखो, पहले कॉलम से शुरू करेंगे 2 इंटू 3 माइनस दिस टर्म इंटू दिस टर्म। तो हमने लिखा प्लस आई कैप 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0। तो 2 इंटू 3 माइनस, फिर -2 है तो सावधानी से उसे ब्रैकेट में लिखा, -2 इंटू 0। दूसरा टर्म और दूसरा स्टेप ए क्रॉस बी का कैसे बनेगा? ये प्लस आई था बच्चों, तो ये माइनस जे लेंगे। ये प्लस आई कैप था, ये माइनस जे कैप लेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो जब हम जे को कंसीडर करेंगे तो हम जे वाला कॉलम और जे वाला रो अब टच नहीं करेंगे। ठीक, तो अब हमारे पास एक ये कॉलम बचा और एक ये कॉलम बचा। तो पहले कॉलम से शुरू करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0। ठीक, थर्ड स्टेप, ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये प्लस के कैप। अब जब प्लस के कैप लिखेंगे तो जो के कैप वाला रो है और जो के कैप वाला कॉलम है उसको टच नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास ये 2 कॉलम्स बचते हैं। हमेशा कैलकुलेशन पहले कॉलम से शुरू करेंगे। तो 3 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 2। तो बीच में हर एक के माइनस आएगा। क्या ये हमने ध्यान किया? ये प्लस माइनस और प्लस चलेगा। ये आई कैप, सेकेंड टर्म जे कैप का, थर्ड टर्म के कैप का, क्या ये हमने ध्यान किया? और फिर फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। सेकेंड स्टेप में जे के लिए दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, और थर्ड में के कैप के लिए दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। एक बार एक्सप्रेशन मिल गया तो अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो इसको 3 इंटू 2 6 हो गया और ये 0, तो ये मिल गया 6 आई कैप। 3 इंटू 3 9 और ये 0, तो ये मिल गया -9 जे कैप। और ये 3 इंटू -2 यानी -6, ये 1 इंटू 2 यानी 2 विद माइनस साइन। तो 3 इंटू 2 -6, 1 इंटू 2 2, -6 और -2 दैट इज -8। तो हमारा आंसर हो गया 6 आई कैप -9 जे कैप -8 के कैप। तो ए क्रॉस बी का ये रिजल्ट आ गया। अब अगला सवाल लेकर इस प्रोसेस को थोड़ा तेजी से बढ़ाएंगे। ए क्रॉस बी पता करना है। एक्चुअली आपको प्रूफ करना है कि ए और बी पैरेलल हैं। तो हमने अभी देखा कि जब 2 वेक्टर्स को पैरेलल प्रूफ करना हो तो प्रूफ कर दो कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए पहला जो रो था वो आई जे के का, उसके बाद दूसरा रो ए के कंपोनेंट्स का 4 3 और 1, तीसरा रो बी के कंपोनेंट का 12
9 और 3। अब फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है प्लस आई कैप का टर्म, सेकंड स्टेप है माइनस जे कैप का टर्म और थर्ड स्टेप होगा प्लस के कैप का टर्म, प्लस माइनस प्लस। इसके बाद जब हम आई कैप का टर्म लेंगे तो हम आई कैप वाली रो और आई कैप वाले कॉलम को नहीं छुएंगे, तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 1, 3 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 1। इसी तरह से जे कैप का टर्म लिखने के लिए जब जे कैप का टर्म लिखेंगे तो इन दोनों रोज और कॉलम्स को टच नहीं करेंगे, तो हमें 4 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 1 मिल जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 1। और इसी तरह से थर्ड केस में यानी तीसरे टर्म के लिए के कैप, और जब हम के कैप को कंसीडर करेंगे तो इस कॉलम और इस रो को नहीं छुएंगे, तो 4 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 3, 4 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 3। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1 9, 9 माइनस 9 0, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12, 12 माइनस 12 0, 9 इंटू 4 36, इसको करेक्ट कर लेना, 9 इंटू 4 36, 12 इंटू 3 36, 36 माइनस 36 0, तो A क्रॉस B आ गया 0। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। तो इसके कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे, लेकिन आप इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखकर इसको प्रोडक्ट को प्रैक्टिस ज़रूर करिए कि ये एक्चुअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है।